भारतीय जनता पार्टी को दलित चेहरा चाहिए, और अगर भारतीय जनता पार्टी में ये जाना चाहें तो ये तो भारतीय जनता पार्टी इनको गले लगाएगी, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी इनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना देगी कि वो हेलीकॉप्टर और सिलाई मशीनें लिए हुए हैं, लेकिन सब लोग हेलीकॉप्टर पर चढ़ने के लिए बेचैन है। उस सिलाई मशीन को, जो पुराना चीज़ है, उसको चलाने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ के अपर कास्ट के लोगों ने, जो राजद के विरोधी थे और अति पिछड़ों ने, और साथ साथ पासवान समाज और दलित समाज तो था ही था, उन लोगों ने इस भरोसे से इनको काफ़ी मदद की थी कि ये जो हैं वो जो एनडीए का गठबंधन होगा उसको ये मदद करके और अपने स्वयं मुख्यमंत्री बने या उसमें से कोई मुख्यमंत्री बने। कि रामविलास पासवान जी अपने भाई को नेतृत्व नहीं देना चाहते हैं। भाई को उन्होंने बहुत बढ़ाया, भतीजों को उन्होंने बहुत बढ़ाया, सबको एमपी बनाया, सब लोग बने, लेकिन जब बात आ गई तो वही जो कहा जाता है कि भाई खून खून होता है, तो उसमें उन्होंने अपने बेटे को तरजीह दिया और बेटे को पार्टी का अध्यक्ष बनाया। नेचुरली जो बिहार की जो दलित समाज बिहार का है, और उसमें खास करके जिस पासवान समाज की बात हमने की है, वो पासवान समाज बिल्कुल आज के दिन में कहीं से भी पशुपति कुमार पारस के साथ नहीं है, और वो चिराग पासवान के साथ है, और इसलिए नेचुरली चिराग पासवान ही नेता बने रहे। कि रामविलास पासवान जी लगातार, अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो मुजफ्फरपुर से सटे हाजीपुर जो सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है उससे लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। हालांकि वो हाजीपुर के वहाँ के मूल निवासी वो नहीं हैं, मूल निवासी वो खगड़िया जिला के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। भतीजे और चचा के बीच में लड़ाई होती है पार्टी के लिए, और उसमें पार्टी विभाजित हो जाती है, और चिराग पासवान अकेले बच जाते हैं, और बाकी जितने लोग हैं वो सारे लोग जो है सो एक दूसरा ग्रुप जो बनता है लोक जनशक्ति पार्टी का, जिसके नेता पशुपति कुमार पारस होते हैं, उनके साथ वो लोग चले जाते हैं। तो और लेकिन फिर आप देखिए कि जब 2024 का चुनाव आता है तो फिर इनको 5 सीट दिया जाता है, और ये 100% स्कोर करते हैं, यानी पाँचों का पाँचों सीट जीतते हैं। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और जिस तरह से कि मैंने पहले भी बताया, हमने जो प्रोग्राम किया है, ये इस प्रोग्राम का मेन टारगेट ऑडियंस जो है वो हमारे जेन जी हैं, और जो यूथ ऑडियंस है जिनको कि राजनीति में इंटरेस्ट तो है लेकिन राजनीति की उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, और नेशनल लेवल पे तो थोड़ी बहुत हमको जानकारी मिल जाती है, लेकिन जो हमारा राज्य का पॉलिटिक्स होता है, राज्य की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनके बारे में जेन जी को या यूथ्स को या फर्स्ट टाइम वोटर्स को उतनी जानकारी नहीं होती है। तो आज हम जिस पार्टी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, उन पार्टी के जो मुखिया थे उनके बारे में कहा जाता था कि वो राजनीति के मौसम वैज्ञानिक हैं। तो इनकी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा। तो इस पार्टी के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि ये जो क्षेत्रीय पार्टी है, यहाँ की लोक जनशक्ति पार्टी, और रामविलास जी को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, तो रामविलास जी का थोड़ा परिचय देते हुए इस पार्टी का कैसे उद्गम हुआ, इसके बारे में बताएं। देखिए, रामविलास पासवान जी का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन और उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की, और उसके बदौलत उनको डीएसपी की नौकरी भी हुई। लेकिन फिर वो रास नहीं आया, और कर्पूरी ठाकुर जी वगैरह के प्रभाव में आकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, और 1969 में पहला चुनाव उन्होंने अलौली से जीता, और उसके बाद रामविलास पासवान कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। रामविलास पासवान की पार्टी को भी हम पारिवारिक पार्टी की श्रेणी में ही रखते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि रामविलास पासवान अपने सभी भाइयों को लेकर चले, और भाइयों के बच्चों को भी लेकर चले।
इस तरह से एक बड़ा कुनबा उन्होंने तैयार किया और उसके साथ दूसरे लोग भी जुड़े। मोटे तौर पर अगर कहें तो रामविलास पासवान जी दलितों और ख़ास करके जो पासवान जाति समूह है, जिसको हम बिहार में कॉमन भाषा में दुसाध भी कहते हैं, और जिसकी आबादी यहाँ पर 6% है, उसके एक छत्र नेता रहे। उसके साथ साथ उन्होंने जनता परिवार और समाजवाद से प्रभावित होने के कारण मुस्लिम समुदाय का भी उनके साथ झुकाव रहा है। और वो नीतीश कुमार की तरह आज भी उनकी पार्टी के मुस्लिम समर्थक हैं, बने हुए हैं। दरअसल रामविलास पासवान जी जब 1977 में इंदिरा गांधी के द्वारा जो इमरजेंसी घोषित की गई और उसके बाद इमरजेंसी के वापस लौटने के बाद जो चुनाव 1977 में हुआ, उस समय जनता पार्टी के टिकट से हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से उनको चुनाव लड़वाया गया और रिकॉर्ड वोट से, यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसको उन्होंने तोड़ दिया और वहाँ से उनकी जीत हुई। और इस तरह से अब धीरे धीरे वो 1977 के बाद राज्य की राजनीति से ऊपर उठते हुए अब वो केंद्र की राजनीति में या राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में उनका प्रवेश हो गया। और इस तरह से हम देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव में चूँकि उनकी पार्टी अभी जिस पार्टी की चर्चा आप कर रही हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, उसका जन्म ही 28 नवंबर 2000 को हुआ है। इसलिए 28 नवंबर 2000 के पहले हम उस पार्टी की चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो ये बात दर्शकों को ध्यान में रखना है कि उस डेट के पहले ये जो जनता दल परिवार जो था, यानी जनता पार्टी से जनता दल और जनता दल से जनता दल यू, उसमें कहीं न कहीं रामविलास पासवान जी बने रहे और लगातार हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव जीतते रहे। सिर्फ 1991 में वो स्वयं रोसड़ा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए चले गए हुए थे। हाजीपुर सीट उन्होंने छोड़ दी थी और जहाँ तक मुझे याद है, स्मरण है कि 1991 में रामसुंदर दास, वहाँ से हाजीपुर का सीट रामसुंदर दास को लड़ाया गया था और वो जीते थे। लेकिन फिर वो हाजीपुर लौट आते हैं और 2 बार पूरे अपने ये जो राजनीतिक जीवन है इनका, रामविलास पासवान का, उसमें 2 बार वो चुनाव हारते हैं। एक बार 1984 के चुनाव में, जिस समय आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और उसके बाद कांग्रेस के प्रति और ये राजीव गांधी के प्रति एक सहानुभूति की लहर थी और राजीव गांधी की पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस से रामरतन राम खड़े थे। तो रामरतन राम ने 1984 में रामविलास पासवान को हराया था। और दूसरी हार उनकी हुई है 2009 में, जब वो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से रामसुंदर दास से चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद उन्होंने स्वयं उस लोकसभा क्षेत्र को छोड़ा है और अपने छोटे भाई पशुपति पारस को उन्होंने 2019 में पशुपति पारस को उन्होंने टिकट दिया है और वो चुनाव जीते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रामविलास पासवान जी लगातार, अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो मुजफ्फरपुर से सटे हाजीपुर जो सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है उससे लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। हालांकि वो हाजीपुर के वहाँ के मूल निवासी वो नहीं हैं, मूल निवासी वो खगड़िया जिला के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। ये जो इनके साथ ये जो पहचान जुड़ी कि वो राजनीति के मौसम वैज्ञानिक हैं, ये पहचान कैसे जुड़ी? देखिए, ऐसा है कि अगर उनके राजनीतिक जीवन को आप देखेंगे तो लगातार जैसे जनता पार्टी में भी बिखराव होता रहा और जैसे जैसे बिखराव होता रहा उसमें अपनी सुविधा के अनुसार वो दल बदलते हुए चले गए। जैसे वो भारतीय लोक दल में भी रहे, वो जनता दल यू में भी रहे, वो जनता दल में भी रहे और जैसा मैंने बताया कि जनता पार्टी में तो वो थे ही।
और इस तरह से लगातार वो बदलते रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा मौसम वैज्ञानिक उनको इसलिए कहा गया कि लोकसभा के चुनाव की अगर हम चर्चा करें तो लोकसभा के चुनाव में वो जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी 1999 में, तो लोकसभा के चुनाव में आप देखेंगे कि देवगौड़ा की जब सरकार थी तो वो देवगौड़ा के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। लेकिन फिर उसके बाद जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, यानी एनडीए की सरकार बनी, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने 22 दलों को मिलाकर एनडीए बनाया था, तो उसमें ये जो है सो फिर मंत्रिमंडल में उन्होंने स्थान उनको मिला है और लगातार वो कई प्रमुख विभागों के मंत्रालय में वो रहे हैं। लेकिन 2004 आते आते, यानी 2003 में ही आप कह लें, उनको ऐसा लग गया था, इसीलिए मौसम पे गया, उनको लग गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो साइनिंग इंडिया का नारा है वो शायद इस देश में नहीं चलेगा। और इन्होंने धीरे धीरे सोनिया गांधी के साथ अपनी निकटता बढ़ानी शुरू कर दी थी और 2000 के चुनाव में उन्होंने एनडीए को छोड़कर यूपीए के साथ, यूपीए का हालांकि उस समय निर्माण उस ढंग से नहीं हुआ था, तो वो जाते हैं और वो चुनाव 2004 में जीतते हैं और फिर मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में वो फिर आ जाते हैं। तो एक तरह से आप देखेंगे उनका पूरा राजनीतिक जीवन तो लगातार वो हिंदुस्तान की जो मंत्रिमंडल का निर्माण होता रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, उसके सदस्य वो रहे हैं, कुछ वर्षों के अपवादों को छोड़कर। तो फिर जब 2004 में वो फिर ये, लेकिन फिर 2009 आते आते वो कांग्रेस से फिर वो जो है सो अलग होना शुरू हो जाते हैं और आरजेडी के साथ मिलकर वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और उसमें 2009 में इनकी स्थिति ये हो जाती है कि इनको एक भी सीट लोकसभा में प्राप्त नहीं होता है और स्वयं ये चुनाव हार जाते हैं। इसलिए वो पीरियड जो आप देखेंगे कि उसमें नेचुरली जब उनका कोई सदस्य नहीं था तो मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिली है। लेकिन 2010 में फिर आरजेडी के सपोर्ट से वो राज्यसभा में चले जाते हैं। तो इस तरह से सिर्फ गैप जो होता है वो लगभग 1 वर्षों का गैप होता है। 2009 में लोकसभा हारते हैं लेकिन 2010 में फिर आरजेडी के सपोर्ट से वो राज्यसभा में चले जाते हैं। और फिर बाद में भी आप देखेंगे कि लास्ट जो उनका रहा है, जब उनकी मृत्यु हुई है, उस समय भी वो राज्यसभा के ही सदस्य थे, क्योंकि जो एनडीए के अंदर। और फिर उसके बाद जब 2014 आने लगता है तो एक तरह से 2013 से ही कुछ लोग तो कहते हैं कि उनको स्वयं ऐसा भान हो गया था, लेकिन अब क्लेम करते हैं उनके पुत्र चिराग पासवान कि नहीं, चिराग पासवान ने उनको दबाव बनाया था, वो जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन चिराग पासवान ने उन पर दबाव बनाया कि नहीं, आपको एनडीए में चलना चाहिए। और फिर 2014 में आपको सबको मालूम है कि वो एनडीए में आए और एनडीए ने उनको 7 सीट दिया जिसमें 6 सीट वो जीते। फिर आप 2019 में अगर आती हैं तो उसमें 100% उनके स्कोरिंग हो गई, यानी उनको 6 सीट मिला और 6 सीटों पर चुनाव वो जीते। ये अलग की बात हुई कि बाद में जब 2020 में उनकी मृत्यु हो जाती है तो बेटे और माने भतीजे और चचा के बीच में लड़ाई होती है पार्टी के लिए और उसमें पार्टी विभाजित हो जाती है और चिराग पासवान अकेले बच जाते हैं और बाकी जितने लोग हैं वो सारे लोग जो है सो एक दूसरा ग्रुप जो बनता है लोक जनशक्ति पार्टी का, जिसके नेता पशुपति कुमार पारस होते हैं, उनके साथ वो लोग चले जाते हैं। तो और लेकिन फिर आप देखिए कि जब 2024 का चुनाव आता है तो फिर इनको 5 सीट दिया जाता है और ये 100% स्कोर करते हैं, यानी पाँचों का पाँचों सीट जीतते हैं। तो अगर ध्यान से हम लोग देखें तो लोक जनशक्ति पार्टी जो एक पारिवारिक पार्टी है वो लोकसभा के चुनाव में बहुत अच्छा करती हुई नज़र आती है, यानी उसकी स्कोरिंग 100% हो जाती है और वो यूपीए में भी उसको स्थान मिलता है और एनडीए में भी उसको स्थान मिलता है। यानी कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके साथ भी उतनी ही निकटता के साथ वो रहते हैं जितना एनडीए गठबंधन के साथ रहते हैं। लेकिन अंतर इतना ही है कि जहाँ तक स्कोरिंग का सवाल है वो एनडीए के साथ वो जब 2014 में, 2019 में और 2024 में जब लोकसभा का चुनाव एनडीए के साथ वो लड़े हैं तो उनकी स्कोरिंग लगभग 100% रही है, एक अपवाद 2014 को छोड़ के जिसमें 7 में से 6 सीट वो जीते हैं। लेकिन अब हम
विधानसभा चुनाव की अगर बात करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि वो विधानसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास पासवान यहाँ के लोगों के मूड को पहचानने में तो थोड़ा कमज़ोर हुए हैं। इसलिए कि हम उनको देखते हैं कि 2005 में के फरवरी में जो चुनाव होता है, जैसा कि मैंने बताया कि 2000 के नवंबर में चूँकि चुनाव हुआ था, इसलिए अब उनका पहला चुनाव जो विधानसभा का था वो 2005 का था। और 2005 में वो जो चुनाव लड़ रहे थे उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर उनका हुआ था और वो सीट उनको मिला था 29 सीट, 178 सीट पर वो चुनाव लड़े थे और उस समय वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे। तो 29 सीट मिला, लेकिन उन्होंने एक अजीबो गरीब एक बात रख दी लोगों के दलों के सामने कि एक मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और ये मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाने की जो बात उन्होंने कही, वो दोनों पक्ष जो दो गठबंधन जो चुनाव लड़ रहा था उस दोनों में से किसी को वो बात रास नहीं आई और इस तरह से इन्होंने किसी को सपोर्ट नहीं किया। चूँकि ये 29 के साथ अगर किसी को सपोर्ट कर देते तो उसकी सरकार बन जाती और इसलिए इनके चलते मध्यावधि चुनाव हुए बिहार में, जिसको बिहार की जनता ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। बिहार की जनता चाहती थी कि ये उस समय, और एक बात ये भी याद रखिए कि 2005 के फरवरी में चुनाव लड़ रहे थे तो ये कांग्रेस के साथ थे लेकिन राजद के अगेंस्ट में थे। इसलिए यहाँ के अपर कास्ट के लोगों ने, जो राजद के विरोधी थे और अति पिछड़ों ने, और साथ साथ पासवान समाज और दलित समाज तो था ही था, उन लोगों ने इस भरोसे से इनको काफ़ी मदद की थी कि ये जो हैं वो जो एनडीए का गठबंधन होगा उसको ये मदद करके और अपने स्वयं मुख्यमंत्री बने या उसमें से कोई मुख्यमंत्री बने, यही थी। और जब ऐसा उन्होंने नहीं किया तो उनके लोग काफ़ी इसको पसंद लोगों ने नहीं किया और इसीलिए आप देखिए उसके बाद इनका ग्राफ विधानसभा के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी का ग्राफ बिल्कुल गिरता हुआ चला गया और ये लगातार ये जो गठबंधन है उसको बदलते रहे हैं। जैसे अगर हम लोग नवंबर की बात करें तो नवंबर में अब इन्होंने वामपंथियों के साथ समझौता कर लिया, उनके साथ एक गठबंधन बनाया नवंबर में और इनकी ये 203 सीट पर लड़े और केवल 10 सीट ही जीत पाए। यानी एक बार सीधे 29 से घटकर 6 महीने 7 महीने के अंदर में ये 10 सीट पर पहुंच गए। फिर आप देखिए 2010 में फिर एक कांग्रेस के साथ चले गए विधानसभा के चुनाव में और 2010 में जो गए तो उसमें 75 सीट में मात्र इनको 3 सीट मिला। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ग्राफ इनका अब गिरते चला जा रहा है। 2015 में फिर इनको गलती हो गई कि 2015 में नीतीश कुमार चले गए लालू जी के आरजेडी के साथ, तो एक मजबूत गठबंधन वो बन गया। तो उस समय ये एनडीए के साथ आ गए। तो एनडीए की स्थिति, चूंकि नीतीश जी चले गए हुए थे तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ लीड कर रही थी एनडीए को, तो नेचुरली भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं थी नीतीश कुमार के चले जाने से। और उसके साथ रामविलास पासवान आए तो 42 सीटों लड़े और केवल 2 सीट जीत पाए। फिर उसी तरह से 2020 का जो चुनाव, जो अंतिम चुनाव हुआ है, उसमें उन्होंने फिर एक अलग रास्ता अपना लिया है, जो रास्ता कभी रामविलास पासवान ने भी अपनाया था कि इस बार उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम किसी गठबंधन में नहीं रहेंगे और हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और उसके साथ साथ ये भी बताते रहे कि हम प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान हैं। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, दूसरे तरफ आप कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान हैं। और उन्होंने कहा कि मैं जनता दल यू के कैंडिडेट जहाँ जहाँ होंगे मैं वहाँ पर जो है सो अपना कैंडिडेट दूंगा और चुनाव। और उसी का नतीजा निकला कि एनडीए को भारी क्षति उठानी पड़ी और ख़ास करके जदयू जो है वो 43 या 44 सीट पर जदयू को सिमटना पड़ा। तो इस तरह से एक जो जब बात कर रहा हूँ 2020 की जो बात कर रहा हूँ, उस समय लगभग अब रामविलास पासवान ने पूरी तरह से पार्टी को चिराग पासवान जो अपने उनके पुत्र हैं उनको वो सौंप दिए थे। उसके अध्यक्ष भी पार्टी के वो बन गए थे। रामविलास पासवान जी ने अपने जीवित रहते पार्टी का अध्यक्ष उनको बना दिया था। तो इस तरह से कहा जाता है कि उस बात पर भी कि हम अलग लड़ेंगे, इस बात पर भी उनके अपने चाचा जो पशुपति कुमार पारस हैं
और दूसरे जो उनके परिवार के लोग थे उनसे उनकी मत भिन्नता थी। वो लोग नहीं चाहते थे कि एनडीए को छोड़ा जाए, एनडीए के साथ चुनाव लड़ा जाए। और उसका नतीजा ये निकला कि बिल्कुल ठीक है, जदयू को तो उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन अपनी पार्टी का उन्होंने सफाया कर लिया। और एक व्यक्ति बेगूसराय के, शायद जहाँ तक मुझे याद है, मटिहानी से एक उनका व्यक्ति जो है सो चुनाव जीता, जो वो भी बाद में चल के जदयू में शामिल हो गया। यानी कहने का मतलब है कि विधानसभा में आज के दिन में लोक जनशक्ति पार्टी जो इतनी पुरानी पार्टी है उसका एक भी सदस्य इस विधानसभा में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पशुपति कुमार पारस को छोड़कर जब ये एनडीए में लौटे थे, जब नीतीश कुमार फिर एनडीए में लौट आए थे 2015 के बाद, तो पशुपति कुमार पारस को ही, रामविलास पासवान भले मंत्रिमंडल में बने रहे हैं, लेकिन बिहार के मंत्रिमंडल में इकलौते पशुपति कुमार पारस हैं जिनको एनडीए ने ही मौका दिया, तो ये पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री बनाए गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि लोजपा, जैसा आपने बताया, रामविलास पासवान की पार्टी है और उसके बाद उनके पुत्र हैं चिराग पासवान। फिर हमने देखा कि इस पार्टी में भी कुछ मतभेद हुए, जैसे चाचा भतीजा के बीच में जो मतभेद हुए, और उसके बाद वो पार्टी जो है वो भी फिर विभाजित हुई, एक नई पार्टी बन करके आई। और चिराग पासवान की यूथ्स के बीच में एक अलग लेवल की सेलिब्रिटी वाली पॉपुलैरिटी भी है। तो अभी लोजपा की कौन सी पार्टी को हम मानेंगे कि वो लोजपा की हेरिडेटरी पार्टी है? किस पार्टी को, चिराग पासवान को या पशुपति? ऐसा है कि मैं इस बात को बराबर कहता हूँ कि इस देश में और ख़ास करके बिहार में एक हम लोग उस मानसिकता में जीते हैं जिसमें अगर दल का, ये परिवार में हुआ करता था या राजतंत्र में हुआ करता था, लेकिन राजतंत्र से हम लोग अभी भी प्रभावित हैं। इसलिए जो ऊपर का व्यक्ति होता है, यानी जो पार्टी का संस्थापक होता है, वो जिसको उत्तराधिकारी बनाता है उसकी जनता उसी के पीछे लग जाती है। आपने देखा है लालू यादव को कि बड़ा लड़का उनका जो है सो घर से भी निकाल दिया गया, पार्टी से भी निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया? इसलिए कि लालू यादव ने अपने छोटे बेटे को उत्तराधिकारी बना दिया और उनके जो मतदाता हैं उनको नेता मान लिया। मतदाता ही ने नहीं नेता माना, पूरा जो गठबंधन है जिसमें कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, वो भी उस 32, 33, 34 साल के नौजवान को अपना नेता मानने के लिए तैयार है। माले जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सबसे अभी संघर्षशील पार्टी में कहा जाता है, जिसमें दीपांकर भट्टाचार्य जैसे बड़े बड़े आइडियोलॉग हैं, वो भी उसको मानने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि उसकी जनता उसको मानने के लिए तैयार है। नेचुरली रामविलास पासवान ने ज्यों ही अपने बेटे को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, जनता समझ गई कि रामविलास पासवान जी अपने भाई को नेतृत्व नहीं देना चाहते हैं। भाई को उन्होंने बहुत बढ़ाया, भतीजों को उन्होंने बहुत बढ़ाया, सबको एमपी बनाया, सब लोग बने, लेकिन जब बात आ गई तो वही जो कहा जाता है कि भाई खून खून होता है, तो उसमें उन्होंने अपने बेटे को तरजीह दिया और बेटे को पार्टी का अध्यक्ष बनाया। नेचुरली जो बिहार की जो दलित समाज बिहार का है, और उसमें खास करके जिस पासवान समाज की बात हमने की है, वो पासवान समाज बिल्कुल आज के दिन में कहीं से भी पशुपति कुमार पारस के साथ नहीं है, और वो चिराग पासवान के साथ है, और इसलिए नेचुरली चिराग पासवान ही नेता बने रहेंगे। आपने देखा होगा कि एक ऐसा समय आया जबकि पार्टी में विभाजन हुआ तो दोनों फैक्शन जो है वो दोनों एनडीए के ही सदस्य थे। ठीक है कि एक ने अपना नाम, जो पशुपति कुमार पारस का ग्रुप था उसका नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है और उसका चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन है, और इनके पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है और इनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है। तो ये ठीक है कि वो हेलीकॉप्टर और सिलाई मशीनें लिए हुए हैं, लेकिन सब लोग हेलीकॉप्टर पर चढ़ने के लिए बेचैन है, उस सिलाई मशीन को जो पुराना चीज़ है उसको चलाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसलिए जो आपका सवाल है कि कौन नेता है लोक जनशक्ति पार्टी का, तो निश्चित रूप से हमारे जैसे लोग जो राजनीति को समझ रहे हैं, गहराई से इसको समझ रहे हैं, वो हम लोग जान रहे हैं कि ये जो उनके जो वोटर हैं वो निश्चित रूप से
चिराग पासवान के साथ। एक जाते जाते सवाल चिराग पासवान से जुड़ा हुआ, इनकी पार्टी की बात तो हो गई, लेकिन चिराग पासवान का भी अगर हम हल्का सा इतिहास देखते हैं तो देखते हैं कि उनके पिता की मृत्यु के बाद इमीडिएट उनको वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली, जो कि उस अपने चाचा के विवाद के बाद जब वो राजनीति में अलग पार्टी बना के आते हैं तो उनको जो मेजॉरिटी पॉपुलैरिटी मिली, जिस तरह से उनको सपोर्ट किया गया, ये करिश्मा कैसे हो पाया? थोड़ा सा इनके व्यक्तित्व के ऊपर। देखिए, ऐसा है कि एक तो ये इनका जो चिराग पासवान का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो ये सिनेमा से निकले हुए हैं लोग, तो नेचुरली एक्टिंग, और उसमें भी सिनेमा में भी एक्टिंग ये करते हैं, तो एक्टर तो हैं ही हैं ये। लेकिन तो ये करिश्मा शुरुआत में नहीं काम कर रहा। शुरुआत में इसलिए कि उस समय तो रामविलास पासवान की छाया तले ये थे, इनको माना जाता था कि रामविलास पासवान के पुत्र हैं। दरअसल लॉन्चिंग इनकी हुई 2014 में, जब रामविलास पासवान स्वयं हाजीपुर से लड़े, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को जमुई सीट दे दिया और जमुई से वो जीते, पिता भी जीते, पुत्र भी जीते। तो एक तरह से लॉन्चिंग उन्होंने 2014 में उनका किया, और तब लोग जानने लगे कि नहीं साहब, अभी तक तो ये भ्रम था, पशुपति कुमार पारस को भी ये भ्रम था कि शायद उनका उत्तराधिकारी हम होंगे, और ऐसा लगा भी था जब 2019 में उन्होंने पशुपति कुमार पारस को अपनी सीट हाजीपुर सौंप दी। तो झगड़ा भी हाजीपुर सीट के लिए हुआ, क्योंकि हाजीपुर सीट एक सिंबल था उस परिवार का कि हाजीपुर सीट जिसके साथ रहेगा लोक जनशक्ति पार्टी, उसी के साथ, एक मनोवैज्ञानिक रूप से। तो इसलिए उनका कहना था कि नहीं, चाचा दूसरे जगह से कहीं से लड़ना हो लड़ लें, लेकिन हाजीपुर सीट हम किसी तरह से छोड़ने नहीं जा रहे हैं। और हाजीपुर सीट के कारण ही एक तरह से विवाद, और भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन हाजीपुर सीट के कारण ही वो विवाद हुआ, और जिस विवाद के फलस्वरूप पार्टी आज हो गई, डिवाइडेड हो गई। जाते जाते एक सवाल और चिराग पासवान और उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू बनाती है। एक तो ये कि चिराग पासवान के साथ आइडेंटिटी जुड़ गई कि वो मोदी के हनुमान हैं, और दूसरी बात कि अभी विधानसभा चुनाव से पहले एक हल्ला चल रहा है कि चिराग पासवान, जो कि कहीं से भी राजनीतिक पार्टियों का दावा नहीं है, लेकिन जनता और मीडिया के बीच में ये दावे किए जा रहे हैं कि चिराग पासवान अगला चेहरा हो सकते हैं मुख्यमंत्री का। इन दोनों बातों के पीछे की क्या है, क्या कारण क्या है इन दोनों बातों के पीछे? देखिए, मैं ऐसा कोई अभी दूर दूर तक हम चिराग पासवान को यहाँ मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देख रहे हैं। उसके कारण है कि जो एनडीए है उसमें वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री की, और एनडीए ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि नीतीश कुमार हमारे उम्मीदवार होंगे, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, बहुत स्पष्ट है। और उधर जो महागठबंधन है, या जिसको यूपीए आप कह सकते हैं, उसमें भी बहुत स्पष्ट रूप से है कि उसके भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो फिर इनकी वैकेंसी कहाँ है? इनको मोदी, देखिए, मोदी की हनुमान की बात ये कहते ज़रूर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी को दलित चेहरा चाहिए, और अगर भारतीय जनता पार्टी में ये जाना चाहें तो भारतीय जनता पार्टी इनको गले लगाएगी, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी इनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना देगी। लेकिन अब एक बार भारतीय जनता पार्टी और लाल कृष्ण आडवाणी ने जो नीतीश कुमार को आगे करके अपनी पार्टी को पीछे कर दिया बिहार में, बिहार की जनमानस इस बात को समझ रही है कि उस समय तो मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि उस समय तो जॉर्ज से लेके और नीतीश कुमार के पार्टी के लोग भी नीतीश कुमार को नहीं चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने। वो तो भारतीय जनता पार्टी और लाल कृष्ण आडवाणी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने नीतीश कुमार के नाम को आगे कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बाद किसी भी दूसरे दल के व्यक्ति को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं घोषित करने जा रही है, ये तय बात है। इसलिए अगर चिराग पासवान ये सोच रहे हैं कि हम लोक जनशक्ति पार्टी में रहकर नीतीश कुमार की तरह कभी भारतीय जनता पार्टी हमारे नाम को आगे कर देगी, ये बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में भयंकर विद्रोह हो जाएगा। वो उस समय की बात थी जब भारतीय जनता पार्टी एक बिहार में उस तरह की मजबूत पार्टी नहीं थी, उस समय ऐसा हो गया था, लेकिन अब ऐसा कतई कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और न भारतीय जनता पार्टी चाहेगी। इसलिए अगर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनना है एनडीए से, तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी में चले जाना ज़्यादा श्रेयकर होगा, जो वो भी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वो भी इस काम को नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि अपनी पार्टी चलाने के बाद नहीं, विचारधारा तो पार्टी में रही नहीं गई है, कोई विचारधारा नहीं रह गई है किसी पार्टी में।
कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दें और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें तो किसी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, जब सुविधा के अनुसार राजनीति होती है। लेकिन और ये भी लोक जनशक्ति पार्टी में वो चाहे चिराग पासवान हो, चाहे पशुपति कुमार पारस हो, वो भी सुविधा की राजनीति ही कर रहे हैं। लेकिन और बहुत सारे कारण होते हैं जब आदमी पॉलिटिकल पार्टी चलाता है, चूँकि उसमें बहुत सारे लोगों को ऑबलाइज करने का उसको मौका मिलता है। वो अपने मनपसंद लोगों को विधानसभाओं में, लोकसभाओं में जो उसको सीट मिलता है उस पर टिकट का बंटवारा करता है। टिकट के बंटवारे में भी बहुत तरह की चीज़ें आती जाती रहती हैं। तो इन सब चीज़ों को कोई भी व्यक्ति एक बड़ी पार्टी में जाकर अपने को वहाँ पर सीमित होते हुए देखना नहीं चाहता है। इसलिए निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी भी बनी रहेगी और ये क्या नाम चिराग पासवान भी बने रहेंगे और गठबंधन भले बदलता रहेगा लेकिन चुनाव भी वो जीतते रहेंगे। तो ये थी तमाम बातें लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ी हुई कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और आज इसकी क्या स्थिति है और जो आज इसकी पहचान है वो किस तरह से बनी। इन तमाम जानकारियों के लिए प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अब इस चर्चा को देते हैं यहीं पर विराम। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।